हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द रैंक नॉलेज। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस या कोविड-19 डिजीज़ के बारे में, जिसे डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल पैंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी घोषित कर रखा है। दुनिया में लाखों लोग इसके शिकार हो चुके हैं और कई देश इससे जंग लड़ रहे हैं। तमाम देशों में लॉकडाउन लग चुका है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। कॉलेजेस, स्कूल, दुकानें, फैक्ट्रियाँ सब बंद हो रखी हैं और गलियाँ सुनसान पड़ गई हैं। दुनिया भर में इसके मरीज रोज़ कई बहुत बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं और बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका, इटली घुटनों पे आ चुके हैं। हमारे देश भारत में भी इसकी तादाद बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इसको लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। तो गाइज़, आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर क्यों ये इतना चिंताजनक है और क्यों एक नॉर्मल फ्लू नहीं जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, बल्कि उससे भी बुरा है। तो गाइज़, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का मेम्बर बनें। तो गाइज़, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये वायरस क्या होता है और ये कोरोना वायरस क्या है। तो गाइज़, अगर वायरस की बात करें तो वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी इसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, जिसकी खोज 1892 में हुई थी। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के फीचर देखने को मिलते हैं। नॉन लिविंग ये कि इसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, यानी इसका कोई सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, और दूसरा आप इसे बाहर किसी बीकर या जार में केमिकल की तरह क्रिस्टलाइज करके आप इसे रख सकते हैं। और लिविंग इसलिए इसे कहा गया क्योंकि ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी एक तरह से रिप्रोड्यूस करता है, यानी अपनी कॉपीज़ बना सकता है। और ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि दोस्तों, वायरस को रेप्लिकेट या रिप्रोड्यूस करने के लिए एक लिविंग होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास इसकी खुद की कोई मशीनरी नहीं है खुद को रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट करने के लिए। ये होस्ट सेल में मौजूद उसकी जेनेटिक मशीनरी का इस्तेमाल करके खुद को रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट करता है, जिससे होस्ट में कई तरह के इन्फेक्शंस और बीमारियाँ होती हैं। जैसे कि अगर पेड़ पौधों की बात कर ली जाए तो लीफ कर्ल ऑफ पपाया, और अगर इंसानों की बात कर लिया जाए तो एड्स, और हाल फिलहाल में कोरोना वायरस। ये तो था वायरस। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो गाइस, अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है जिसमें इसकी कई सारी स्पीशीज़ आती हैं। और कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस एक लैटिन वर्ड कोरोना से पड़ा है, जिसका मतलब क्राउन होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अगर कोरोना वायरस का हम स्ट्रक्चर देखें, बाहरी स्ट्रक्चर, तो इस पर कई क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिसे हम पेप्लोमर्स कहते हैं, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। कोरोना वायरस को सबसे पहले मुर्गियों में 1930 में खोजा गया था और इंसानों में सबसे पहले 1960 में सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड के पेशेंट्स में देखने को मिला था। दोस्तों, कोरोना वायरस मेनली बर्ड्स और मैमल्स में कई तरह की रिस्पायरेटरी यानी कि श्वास संबंधी बीमारियां करता है और इसकी कई स्पीशीज़ चमगादड़ों यानी बैट्स में पाई जाती हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो कोरोना वायरस की 6 स्पीशीज़ जो होती हैं वो इंसानों में पाई जाती हैं, जिसमें से एक स्पीशी के 2 वैरायटीज़ होती है, यानी कि टोटल 7 वैरायटी के कोरोना वायरस इंसानों में देखने को मिलते हैं। इसमें से ज़्यादातर स्पीशीज़ इंसानों में हल्की फुल्की यानी कि माइल्ड डिजीज़ कॉज करती हैं, जैसे कि नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम। इनफैक्ट नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम यानी कॉमन कोल्ड के 25% केसेस कोरोना वायरस से होते हैं। कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो कि जानलेवा यानी कि लीदल बीमारियाँ कॉज करती हैं, जैसे कि मर्स और सार्स। मर्स यानी मिडिल ईस्टर्न रिस्पायरेटरी सिंड्रोम और सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। और इसमें जो सार्स होता है, इसकी 2 वैरायटीज़ मिलती हैं, सार्स कोवी एंड सार्स कोवी 2। हम यहाँ सार्स की बात करते हैं क्योंकि सार्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली सार्स की बात करूँ तो सार्स की 2 वैरायटीज़ होती हैं, सार्स कोवी और सार्स कोवी 2। सार्स कोवी को 2003-4 में खोजा गया था और ये भी रिस्पायरेटरी की बीमारियां करता है। और सार्स कोवी 2 यानी कि जिसे आज हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं या फिर नोवेल कोरोना वायरस, इसे साल 2019 में खोजा गया था और यही आज पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस के लिए ज़िम्मेदार वायरस है। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। दोस्तों, चाइना में वुहान शहर में दिसंबर में एक नई तरह के निमोनिया को रिपोर्ट किया गया, जिसके दिन प्रतिदिन नए नए मरीज सामने आ रहे थे। 26 दिसंबर को डॉक्टर झांग ने, जो कि हुबेई प्रोविंशियल हॉस्पिटल में काम करते थे, उन्होंने चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को एक नई तरह के निमोनिया को रिपोर्ट किया।
30 दिसंबर को वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर ली वेनलियांग ने सार्स लाइक कोरोना वायरस को लेकर एक अलर्ट जारी किया, जिसके लिए बाद में चाइनीज़ पुलिस ने उनको और उनके 8 साथियों को पकड़कर जेल में कर दिया, गलत अफवाहें फैलाने के जुर्म में। और बाद में इनको छोड़ा गया, जिसके बाद इन्होंने कोरोना पेशेंट्स का इलाज करना शुरू किया और बाद में खुद कोरोना से इन्फेक्ट होकर ये मारे गए। बाद में वुहान म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन ने 31 दिसंबर को इस आउटब्रेक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की और इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, जिसमें एक नोवेल कोरोना वायरस के कारण के तौर पर पुष्टि हुई। फिर ये इन्वेस्टिगेशन ले गई हुनान सी फूड होलसेल मार्केट की तरफ, जहां कहते हैं कि इन सब की शुरुआत हुई थी। इस मार्केट में कई तरह के जानवर बिकते हैं और रिसर्चर्स का दावा है कि यह वायरस बैट्स से आया है और इंसानों में इसका इंट्रोडक्शन पैंगोलिन यानी कि जिसे हम एंटीटर कहते हैं उस जानवर के द्वारा हुआ है और ये दोनों ही यहाँ पर आराम से बिकते हैं। और ये दावा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इसका 96% जेनेटिक मटेरियल बैट कोरोना वायरस से मिलता है और 70% जेनेटिक मटेरियल सार्स कोरोना वायरस से मैच करता है। दोस्तों, फिर ये वायरस वुहान से निकलकर चाइना में, फिर चाइना से निकलकर पूरे विश्व में फैलने लगा और फिर WHO ने 30 जनवरी को इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया। और जब ये फिर और तेज़ी से पूरे विश्व में फैलने लगा तो 11 मार्च को WHO ने इसे ग्लोबल पैंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी घोषित कर दिया और आज ये 200 से भी ज़्यादा देशों में फैल चुका है और लाखों लोग इससे बीमार हैं। तो गाइस, अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स पे। गाइस, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ इसके कुछ सिम्टम्स हैं और सीवियर केसेस में हाई फीवर, निमोनिया या फिर मौत भी हो सकती है। अब हम आते हैं इसके ट्रांसमिशन पे। तो गाइस, अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या छींकता है तो उससे निकलने वाली अगर उस ड्रॉपलेट्स को आप सांस के द्वारा अंदर ले लें तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। या फिर आप ऐसे किसी कंटामिनेटेड सरफेस को छुए जहां ये वायरस पहले से मौजूद है और उसके बाद अपने नाक, आँख या मुंह को टच करें तो इससे भी ये वायरस आपके अंदर आ सकता है और आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। क्योंकि गाइस, ये वायरस किसी सरफेस पे 2 घंटे से लेकर 72 घंटे यानी 3 दिन तक जीवित रह सकता है। गाइस, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, सीजनल फ्लू वर्सेस कोविड-19, और जानते हैं कि आखिर क्यों कोरोना वायरस कोई मामूली फ्लू नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा बुरा है। तो गाइस, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि दोनों के सिम्टम्स लगभग एक जैसे होते हैं, जैसे कि फीवर, कफ, बदन दर्द, फैटिग और सीवियर केसेस में न्यूमोनिया। लेकिन तस्वीर ऐसी नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले हम दोनों को कंपेयर करने के लिए एक टर्म R0 यूज़ करेंगे, जिसे बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशियो भी कहते हैं, जो कि ये मेज़र करने में हेल्प करता है कि कोई बीमारी कितना फैल सकती है यानी कितना कंटेजियस है। ये नंबर ये बताता है कि अगर किसी पॉपुलेशन में किसी बीमारी को लेकर कोई रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी ना हो तो उसमें एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने लोगों को और इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर फ्लू की बात करें तो फ्लू का R0 करीब 1.3 के आसपास होता है, यानी कि एक आदमी 1 या 2 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर 10 राउंड बाद ये नंबर देखें तो करीब 56 लोग इन्फेक्टेड होंगे। और अगर हम यही कोविड-19 के लिए देखें और उसका R0 करीब 2 के आसपास मान के चले, यानी कि एक आदमी 2 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो 10 राउंड के बाद हम देखेंगे कि 2000 से भी ज़्यादा नए कोरोना के पेशेंट्स आ चुके हैं। तो गाइस, हमें इस कैलकुलेटेड डिफरेंस से एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है कि कौन ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। क्या कोरोना का R0 ज़्यादा होना उसे ज़्यादा खतरनाक बनाता है? नहीं, ये सिर्फ एक आइडिया देता है कि हमें इसे क्यों सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि रियल तस्वीर और भी ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक है। गाइस, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि इन्फेक्टेड होने और पहला सिम्टम आने के बीच का टाइम। इस टाइम में हो सकता है कि इन्फेक्टेड पर्सन को ये सिम्टम्स ना शो करे, लेकिन वो कंटेजियस हो सकता है, यानी कि वो और लोगों में इन्फेक्शंस को फैला सकता है। अगर हम सीजनल फ्लू की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 दिन तक होता है, यानी कि इन्फेक्टेड होने के 1-2 दिन बाद सिम्टम्स आ जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि हम बीमार हैं और हमारा इलाज शुरू हो सकता है। कोविड-19 के केस में इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन का होता है, यानी कि इस बीच उस पर्सन को पता ही नहीं होता कि वो इन्फेक्टेड होता है और वो और लोगों में भी इन्फेक्शन को फैला सकता है। और प्रॉब्लम तो और भी बड़ी हो जाती है कि जब ये पता चलता है कि कई लोगों में सिम्टम्स आए ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे कई कोरोना के केसेस मिले हैं जहाँ की पर्सन पॉजिटिव पाया गया है लेकिन उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आए और उनसे कांटेक्ट में आने वाले कई लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। गाइस, एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है
रेजिस्टेंस पावर या फिर इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की शरीर की क्षमता। दोस्तों अगर हम फ्लू की बात करें तो ऐसा होता है कि कई लोगों में इसके टीके लग चुके हैं या फिर कई लोग इससे बीमार हो चुके हैं, यानी कि इंसानों में पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुका है और कई लोगों में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ या रेजिस्टेंस या फिर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। और यहीं अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 एक नोवेल कोरोना वायरस यानी कि एकदम नए वायरस से होता है जो कि इंसानों में कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। इसका मतलब किसी में भी इसके लिए इम्यूनिटी या फिर रेजिस्टेंस पावर नहीं है, यानी कि कोई भी इससे इन्फेक्ट हो सकता है। दोस्तों एक और चीज़ है जो इसे और बुरा बनाती है या फिर यूँ कहें कि ये बताती है कि आखिरकार ये क्यों बुरा है। मोर्टेलिटी रेट। जी हाँ, मोर्टेलिटी रेट यानी कि नंबर ऑफ़ कैजुअल्टीज़। अमेरिकन रिपोर्ट के अनुसार अगर हम फ्लू की बात करें तो उसकी मोर्टेलिटी होती है 0.1%, यानी कि टोटल इन्फेक्टेड लोगों में से 0.1% लोगों के मरने की चांस होते हैं। लेकिन अगर हम यही कोरोना वायरस की बात करें तो इसमें टोटल इन्फेक्टेड लोगों में से 3% लोगों के डेथ की चांसेस होते हैं। गाइस ये नंबर बहुत बड़ा तो नहीं लगता है, लेकिन अगर और भी फैक्टर्स जैसे कि R0, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड जिसमें कि बंदा और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और नो रेजिस्टेंस, ये सब मिलके कोरोना के फैलने को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देते हैं, यानी बहुत से लोगों में फैल सकता है। और दोस्तों 1 करोड़ का 3% भी बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए दोस्तों ये कोई नॉर्मल फ्लू नहीं है और इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से आज पूरी दुनिया में करीब 35 लाख से भी ज़्यादा इसके मरीज हो चुके हैं और 2 लाख से भी ज़्यादा कैजुअल्टी हो चुकी है। और दोस्तों हमें इन सब का ध्यान रखते हुए इसकी सीरियसनेस को समझना होगा। अभी तक पूरी दुनिया में इसकी कोई दवा नहीं बनी है, ना ही पूरी दुनिया में कोई इसकी वैक्सीन तैयार हुई है। दुनिया के तमाम देशों में तमाम लेबोरेटरियाँ अभी काम इस पे कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो इसके सिम्टम्स का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो गाइस फ़िलहाल के लिए इस समय सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है जो कारगर है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि सामाजिक दूरी बनाए रखना। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी चेन को रोकने के लिए। और वैसे भी गाइस देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से बेहतर बचाव है। और इसके मद्देनज़र हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि अपने हाथों को साबुन या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहे, अपनी आँख, नाक और मुंह को छूना अवॉइड करें, बीमार लोगों से थोड़ा कांटेक्ट अवॉइड करें, खांसते छींकते वक्त मुंह को ढक के रखें और घर पर ही रहें। बुज़ुर्गों का और उन लोगों का जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उनका खास ख्याल रखें। हेल्दी खाएं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें और सबका ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।